चलिए, सो अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल बच्चों। मैं आपके सामने लेके आया हूँ JIGL सब्जेक्ट का पेपर। और ये पेपर बड़ा इजी था, बड़ा डिफिकल्ट था, क्या था हम एक बार चेक करेंगे। और आपके भी कमेंट्स में जानना चाहूंगा कि आपने ये पेपर आज कैसा अपीयर किया, कितने मार्क्स के लिए अपीयर किया, कैसा गया आपका पेपर, कॉन्फिडेंस आ रहा है नहीं आ रहा है, प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। पहला क्वेश्चन तो सिंपल था कि भाई यूनिवर्सिटी ने प्रॉमिस किया था कि एग्जाम खत्म होने के बाद डिग्री देंगे, उसके बाद उन्होंने एक एग्जाम और डाल दिया। तो भैया क्या है इस केस में? इस केस में जो है कौन सा क्वेश्चन, कौन सा कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा? कॉन्सेप्ट ऑफ एस्टॉपल, आई बिलीव आपने लिख के आया होगा इंडियन एविडेंस एक्ट में। वो अगर आपको याद है, पीछे एस्टॉपल के बारे में 4-5 चीजें थी, ये सारी चीजें, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन वहां से रिलेट करते हैं। इफ यू कुड सी द सेकंड क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल था। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से आया था। ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, अगर आपको याद है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, 300 आर्टिकल के बाद के आर्टिकल्स में है ये। उसके बाद विकेरियस लाइबिलिटी लो, और क्या लोगे बच्चों? टॉट। टॉट के अंदर का क्वेश्चन है कि भाई विकेरियस लाइबिलिटी ऑफ एन एम्प्लॉयर फॉर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। इफ यू रिमेंबर, विकेरियस लाइबिलिटी भी पढ़ा था। विकेरियस लाइबिलिटी का मतलब लाइबिलिटी फॉर एक्ट ऑफ अदर्स। इसके अंदर एक और एक पॉइंट था कि अगर अगर एम्प्लॉयर ने गलती की है या कॉन्ट्रैक्टर ने गलती की है तो क्या इसके लिए एम्प्लॉयर लायबल होता है, और इसके एक्सेप्शन है कि कब लायबल नहीं होता। तो आपने पूरा लिखा होगा। उसके बाद तो भाई सबसे बढ़िया क्वेश्चन आपके हाथ में, आपके मुंह में एकदम लड्डू डाल दिया आईसीएसआई ने। सीधे क्वेश्चन पूछा कि भाई कॉन्सुलेटर का रोल क्या है। कॉन्सुलेटर को नहीं करना है झोल, यही है उसका रोल। मोटिवेशन को करना है, सॉरी कम्युनिकेशन को करना है गोल। रेशियो डिसाइडेंडी और ऑबिटर डिक्टा के बीच में डिफरेंस, अगर आप मेरे नोट्स देखेंगे सोर्सेज ऑफ लॉ में, तो बराबर वहां पे हमने डिफरेंस बिटवीन क्लियरली बताया हुआ है। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, जिसके अंदर 20 मार्क मिलते हैं। तो 20 में से मेरे ख्याल से 15 मार्क तो आप लेके आएंगे यहाँ पर। दूसरा क्वेश्चन था, अच्छा ये सॉरी ये तो हो ही गया। उसके बाद इफ यू कुड सी द नेक्स्ट, अच्छा ये ऑप्शन है, इसमें दोनों में से किसी एक को बनाना है आपको। वेयर इन एन इनैक्टमेंट, लुक एट द क्वेश्चन एवरीवन। इनैक्टमेंट का मतलब होता है लॉ। जहां पे लॉ है, टू प्रोविजंस व्हिच कैन नॉट बी रिकंसाइल्ड, मतलब दो प्रोविजन है लॉ के और दोनों रिकंसाइल नहीं हो सकते। शुड बी इंटरप्रिटेड इफ पॉसिबल दैट इफेक्ट में बी गिवन टू बोथ। कौन सा कंस्ट्रक्शन है ये? रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, बहुत इजी था। अगर किसी लॉ की डेट स्पेसिफाइड नहीं है किसी लॉ में, तो आप उसको कब से इफेक्टिव मानते हैं? बहुत सिंपल है, जनरल क्लॉजेज एक्ट का ये क्वेश्चन है। और जनरल क्लॉजेज एक्ट में बड़े सिंपल वे में, इफ यू कुड सी माय नोट्स, इफ यू कुड सी आईसीएसआई मॉड्यूल, बहुत क्लियरली दिया है। क्या सेक्शन 3 ऑफ लिमिटेशन एक्ट मैंडेटरी है? सेक्शन 3 क्या बोलता है लिमिटेशन एक्ट का? कि एक बार लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हो गया तो आपका कट जाएगा। एक बार आपका लिमिटेशन पीरियड खत्म हो गया तो आपका कट जाएगा, आप केस फाइल नहीं कर सकते। क्या वो मैंडेटरी है या उसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं? तो आप लिख सकते, मतलब ठीक है, मैं यहाँ पे आंसर नहीं बताऊंगा, बट ऐसा ही है। उसके बाद a judge is supposed to be indifferent to the parties to the controversy. He cannot act as a judge of a case in which he has bias. आप उसी केस में जज बन के नहीं बैठ सकते जिस केस में आपकी दिलचस्पी है। यस और नो? चाहे वो इंटरेस्ट पिक्यूनरी इंटरेस्ट है, तो वो जज का जो बायस होता है, पिक्यूनरी बायस एंड देयर आर टाइप्स ऑफ बायस, वो यहां पर लिखने थे। आई एम श्योर ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का है। रिव्यू एंड रेफरेंस, बच्चों अगर आपके पास मेरे नोट्स हैं तो आप एक बार चेक कीजिए। रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन, तीनों का चार्ट बना के दिया हुआ था। ये क्वेश्चन है। उसके बाद उसके बाद है स्पेशल कोर्ट कंपनीज एक्ट के अंदर, डिस्कस एनी टू ऑफेंसेस विच आर ट्राइबल बाय दीज कोर्ट्स। तो ये स्पेशल कोर्ट की बात हो रही, तो स्पेशल कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल करके जो चैप्टर है, आई बिलीव सेक्शन 429 कंपनीज एक्ट का जो है, विच टॉक्स अबाउट व्हाट बेटा? स्पेशल कोर्ट्स। 429 ही है क्या? शायद, आई थिंक वही होना चाहिए। उसके बाद a mere alteration of a document does not make it forged document unless made for some gain। बेसिकली ये forged document के ऊपर या फॉर्जरी के ऊपर क्वेश्चन है इंडियन पीनल कोड के अंदर। तो आई थिंक ये भी लिख के आओगे। इसमें लिखना था कि फॉर्जरी क्या होती है, एक दो केस लॉस का रेफरेंस डाल दिया होता तो भी अच्छा होता, नहीं डाल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला क्वेश्चन, समरी ट्रायल, मुंह में दे दिया आईसीएसआई ने आपको, लड्डू दे दिया, कितना इजी क्वेश्चन। और ऐसे कोई 4 ऑफेंसेस बताइए जिनको हम समरी ट्रायल के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। और बच्चों यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर। कई लोग यहाँ पे समरी सूट लिख देते हैं सीपीसी वाला, तो मेक श्योर कि तुमने वो नहीं लिखा है। ई स्टैंपिंग ले लो भाई, आईसीएसआई ने पूरा मार्क दे दिया। कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, व्हाट इज द, एक मिनट, कौन से डॉक्यूमेंट है जो रजिस्टर नहीं होंगे, ये नहीं पूछा है। ये पूछ रहे हैं कि जिन डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कराना चाहिए था, अगर आपने उनको नहीं कराया तो इसके कॉन्सिक्वेंस क्या है, ये आपको बताना था।
स्टेट द पेनल्टी प्रोविजन फॉर फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन रिटर्न एंड टू मेंटेन, मतलब कुल मिला के आपको आरटीआई एक्ट, सॉरी आईटी एक्ट के अंदर आपको क्या बताना है बच्चों, पेनल्टी के प्रोविजंस बताने हैं। जो अगर आपने आईटी एक्ट देखा होगा, लास्ट में हमने पेनल्टीज डिस्कस की थी, आई थिंक सेक्शन 60 और उसके आगे के सेक्शंस जो हैं 45 आई बिलीव मैं, बट यस देयर आर सेपरेट प्रोविजन फॉर पेनल्टीज, तो ये प्रोविजन वहां पे लागू हो जाएंगे। पेनल्टी थे, ऑफेंसेस थे वहां पे। व्हाट आर द अपीलेट अथॉरिटीज एंड द टाइम लिमिट, बच्चों ये तो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया उन्होंने आरटीआई एक्ट से। क्या है अपीलेट अथॉरिटीज, क्या है और कितने टाइम के अंदर अपील फाइल करनी होती है। जैसे कि पीआईओ ने आपको रिलीफ नहीं दिया, पीआईओ ने आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की, तो आप उसके खिलाफ, उसके डिसीजन के खिलाफ पहला अपील कहाँ पे करते हैं, सीनियर रैंक पीआईओ, उसके बाद कहाँ जाते हैं, तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन स्टैट्यू ऑफ लिमिटेशन एंड रिट्स अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। लिमिटेशन एक्ट के जब लास्ट में अगर आप देखें तो देयर इज अ सेपरेट पैरा जहां पे ये बताया है कि इफेक्ट ऑफ लिमिटेशन पीरियड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, आप देखिएगा, एंड देयर इज रेफरेंस ऑफ 1 और 2 केसेस एज वेल, तो वैसा वहां पे आंसर होगा, आप नोट्स में देख सकते हैं, एकदम क्लियरली दिया हुआ है। रेस्ट जुडिकेटा एंड रेस्ट सब जुडाइस मेरा फेवरेट बच्चों, इसके ऊपर तो यूट्यूब पे भी लेक्चर डाला हुआ है, तो बहुत सिंपल है ये। अरेस्ट कैसे होगा, सीआरपीसी के ऊपर एक और क्वेश्चन हो गया कि व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ मेकिंग अरेस्ट अंडर सेक्शन, उन्होंने सेक्शन भी बता दिया 46 के अंदर अरेस्ट कैसे होता है, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ मेकिंग अरेस्ट। उसके बाद ये एक क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारे बच्चे मेरे ख्याल से कंफ्यूज हुए होंगे कि भाई, अच्छा इसमें 2 क्वेश्चन है बेसिकली, एक तो मेंस रिया के जो टाइप है, एक सर्जन ऑपरेशन करता है उसको पता है, क्वेश्चन में ही इसका आंसर है, सर्जन ऑपरेशन कर रहा है, ही नोज कि जो तरीका वो फॉलो करेगा उससे वो क्या कर सकता है, सामने वाला मर सकता है। किसको पता है ये, सर्जन को पता है कि सामने वाला तरीका, अगर वो उसने तरीका यूज किया तो इससे सामने वाले की क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी। लेकिन वो गुड फेथ में ही ऑपरेशन क्या करना चाहता है, परफॉर्म करना चाहता है। तो मेंस रिया के 3 टाइप थे इफ यू कुड रिमेंबर, एक केयरलेसनेस था, एक रेकलेसनेस था, तो ये मतलब आपको वहां से एक बार आप रेफर कर सकते हैं। और फिर जनरल एक्सेप्शन टू आईपीसी पूछ रहा है, कितने 6 जनरल एक्सेप्शन लास्ट में हमने पढ़ा था, आईपीसी के एकदम लास्ट में अगर आप देखें तो जनरल एक्सेप्शंस के प्रोविजन है, वहां पर ये बताया गया है। उसके बाद कौन से स्टैम्प के, कौन से इंस्ट्रूमेंट के ऊपर अधेसिव स्टैम्प लगते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा। उसके बाद इफ यू कम टू सेक्शन 6 पब्लिक न्यूसेंसेस, बच्चों ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, ऐसे कौन कौन से पब्लिक न्यूसेंसेस हैं जिसके अंदर कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल कैन बी मेड। मतलब कई लोग सड़क के बीच में गड्ढा खोद देते हैं, कई लोग किसी नदी नाले में कोई ऑब्स्ट्रक्शन डाल सकते हैं, तो उसको रिमूव करने के लिए सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या ऑर्डर पास कर सकते हैं। लिस्ट आउट एनी 8 एक्ट्स डन विदाउट द परमिशन ऑफ ओनर अंडर द आईटी एक्ट मेक्स द पर्सन लायबल टू पे डैमेजेस बाय वे ऑफ कॉम्पनसेशन एक्ट। किसी की प्राइवेसी को ब्रीच करना, किसी का डेटा चोरी करना, बहुत सारे ऐसे ऑफेंसेज हैं जिसके अंदर आईटी एक्ट के अंदर आपको क्या देना पड़ता है, किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को शेयर करना, आईटी एक्ट में क्लियरली लिखा है ये प्रोविजन। एवरी कन्फेशन मस्ट बी एन एडमिशन, हर कन्फेशन को क्या होना चाहिए, एडमिशन, बट हर एडमिशन कन्फेशन नहीं होता, करेक्ट है, क्योंकि एडमिशन इज एडमिशन आप किसी के भी सामने देते हो, कन्फेशन आप पर्सन इन अथॉरिटी के सामने देते हो, राइट। तो हर एडमिशन कन्फेशन नहीं बनता, क्योंकि हर एडमिशन के बेसिस पे सजा, तो इसमें एडमिशन और कन्फेशन आपको लिख के आना था, काफी अच्छा क्वेश्चन था। आर्बिट्रल अवार्ड के एसेंशियल फीचर, बाप रे, आर यू एबल टू सी कितना प्यारा पेपर आईसीएसआई ने दिया। प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी है तो कहां पे रजिस्टर कराओगे, होल और सम पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी सिचुएटेड, फिर वो कंफ्यूजन है तो कहीं पे भी करा लो, इस चीज की जानकारी दे दो। ये देखो, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कोड इन द इंटरप्रिटेशन। तो कोड का काम क्या है, कोड सिर्फ आयरन आउट द क्रीजेस करता है, कोड खुद के लॉ बना। नीड एंड ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन अपने, मैंने रेगुलर क्लास में अभी 2-3 दिन पहले ही क्वेश्चन लिखवा के दिया था। डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट कंपल्शन ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन with the help of judicial decision। self incrimination क्या है, self incrimination, you cannot compel a person to be a witness against himself, याद है आपको, it is a duty of the prosecution to prove beyond the, मतलब beyond reasonable doubt वो कोर्ट को प्रूव करके बताए प्रोसिक्यूशन कि ये इंसान दोषी है, उस इंसान को तुम खुद से अपने अगेंस्ट बोल नहीं सकते। देयर वाज सम केस ऑफ स्टेट ऑफ एमपी और समथिंग केस भी है, आप नोट्स में चेक कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू केल्सन लॉ इज नॉर्मेटिव साइंस। तो बच्चों इस बार का पेपर है, मतलब मैं बता रहा हूं इतना बैलेंसिंग पेपर आईसीएसआई ने दिस टाइम इट हैज मेड कि मैं आपको क्या बताऊं। सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस, मतलब मैं मानता हूं कि ये कुछ चैप्टर्स हैं, अच्छे चैप्टर हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं,
यहां से आईसीआई ने कम से कम 25 मार्क्स से 30 मार्क्स का पूछा है। आर्बिट्रेशन, जिसको हम बहुत टाइम पढ़ते हैं रेगुलर क्लास में, कम से कम 15 घंटे पढ़ते हैं, आर्बिट्रेशन से भी आईसीआई ने कम से कम यहाँ पे 8 मार्क का पूछा है। कॉन्स्टिट्यूशन से लगभग 10 मार्क का है। रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एक्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, स्टैम्प एक्ट, जनरल क्लॉजेज एक्ट, सोर्सेज ऑफ लॉ से 8 मार्क का पूछा है। आईटी एक्ट से भी 2 क्वेश्चन, लगभग 7 से 8 मार्क का कहां से पूछा है? आईटी एक्ट से पूछा। तो ओवरऑल आईसीएसआई को हम बधाई देना चाहेंगे कि बहुत अच्छा पेपर बनाया है इन्होंने। पेपर इजी था, डिफिकल्ट था, ये बच्चे कमेंट करके जरूर बताइए कैसा गया आपका पेपर। और मेरे हिसाब से जिसने मेहनत की होगी, कम से कम 80-90 नंबर का तो कम से कम अटेम्प्ट करना चाहिए बच्चों। इट वॉज वेरी इजी पेपर। मतलब आईसीएसआई ने आपके मुंह पे दे दिया कि भाई ले ले, सॉल्व कर ले, लड्डू खा तू, इतना इजी पेपर दिया है। लेकिन एक चीज याद रखिए, इजी पेपर होता है तो चेकिंग हमेशा डिफिकल्ट होती है। पिछली बार सेम जिगल का पेपर डिफिकल्ट आया था, लेकिन सबसे ज्यादा बच्चे जिगल में ही पास हुए थे। तो ये भी चेक करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच।